बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, कप्तान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से इनकार पर डट कौन गया है? मलक रियाज का इमरान खान के बारे में बड़ा दावा क्या है? और शहबाज हुकूमत कब अचानक खत्म हो जाएगी? मलक रियाज ने माल्टा पहुंचते ही ये पेशगोई क्यों की है? दुबई से वो अचानक माल्टा क्यों चले गए हैं, जो यूरोप का, जनूबी यूरोप का एक मुल्क है, इटली के करीब समंदर के किनारे बहीरा रूम में अहम तरीन मुल्क है। और असीर माल्टा किसको कहते हैं, ये सारी तफसीलात आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और भी बहुत सी अहम खबरें हैं। पंजाब की टेल पर जो रात गुजरी है वो पंजाब पुलिस के लिए कयामत की रात थी। एक चंद ही लम्हों में जो अगवा बराए तावान गैंग्स हैं कच्चा एरिया के, दरिया सिंध के कच्चा एरिया के 40 डाकू उन गैंग्स के आए और उन्होंने रॉकेट लॉन्चरों से एक चौकी पर जो माही चौक के करीब नवाजाबाद थाने की हदूद में है वहां पर हमला किया और पुलिस के 5 जवान शहीद कर दिए। ये 5 जवान कहाँ से ताल्लुक रखते थे, ये तफसील भी आपके लिए हम लेकर आए हैं। और ये जो कच्चा एरिया में अगवा बराए तावान है ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा और इसके जो पीछे असल मुहर्रिकात क्या है, ये तफसील भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। भारत और सदर ट्रंप के दरमियान जो तजारती जंग है वो तेज हो गई है। पहले ट्रंप ने भारत को यानी मोदी को थप्पड़ मारा और जवाब में आज मोदी ने एक और थप्पड़ मारने की कोशिश की है, जिसके जवाब में अब उन्हें मुक्का ही पड़ेगा। ये क्या तफसील है, ये भी शेयर करेंगे। ट्रंप ने पाकिस्तान को कुछ खसूसी रायतें दे दी हैं, ये भी भारत के जो जख्म है उन पर नमक छिड़का गया है। ये तफसीलात भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए नून लीग के किसी लीडर को जुर्रत नहीं हो रही और सब एक दूसरे को तुम चढ़ो कह रहे हैं। ये तुम चढ़ो का जो ताज़ा तरीन बयान है वो किसकी तरफ से आया है, ये भी आज एक्सक्लूसिवली हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने इमरान खान को और पीटीआई को रिलीफ देने का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाया है। एक तरफ फौजी अदालतों से एक के बाद एक सजा आ रही है और कुछ लोगों ने उस पर हाहाकार मचाई हुई है। हालांकि हम आपको बता चुके हैं कि ये हाहाकार का वक्त नहीं है, ये अब इत्मीनान का वक्त है। ये वो वक्त है कि जब मामला पीटीआई और इमरान खान के हक में तब्दील होने जा रहे हैं और इसकी गवाही आई है मलक रियाज की तरफ से। जो उनकी ताज़ा तरीन गुफ्तगू है माल्टा में हुई है, वो दुबई अचानक छोड़कर क्यों गए हैं और उनके खिलाफ पाकिस्तान में किस बड़े पैमाने पर जो कार्रवाई हुई उसकी असल वजह क्या थी, ये भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी अहम खबरें हैं नाजरीन। उनकी तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, क्योंकि ये हमेशा आपके मतलब की आपको मायूसी की अंधेरे कुएं में गिराने का जो मेन स्ट्रीम मीडिया और पटवारी यूट्यूबर्स का मिशन है, उसके मुकाबले में हम जो अच्छी खबरें हैं वो आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं, रिसर्च बेस्ड खबरें, और फिर वो आपको हम पेश करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने नाजरीन आज आजम सवाती जो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और इमरान खान के सच्चे वफादार कहकर समझे जाते हैं, आज उनका जो नाम है वो ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है और ये तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर है नाज़रीन हमारे उन दोस्तों के लिए जो ये समझते हैं कि पीटीआई मुसलसल जद में है इस फॉर्म 47 हुकूमत के, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो ताज़ा तरीन 2 फैसले आए हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा आजम सवाती का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है और इस तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा गया है कि उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है और ये भी साथ कहा गया है कि वो
ज़मानती मुचलके रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएंगे और दरख्वास्त गुजार को जब भी नैब बुलाएगा वो पेश होगा। इस्लामाबाद में एक मुकदमा जो उनके खिलाफ दर्ज था उसमें उनकी राहदारी जमानत भी हाई कोर्ट में दायर की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि आजम सवाती के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। वो मुतलका अदालतों में पेश होना चाहते हैं, ताहम उनकी गिरफ्तारी का खदशा है, इसलिए उन्हें राहदारी जमानत भी दी जाए। तो नाजरीन, ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है, ये 5 करोड़ का जमानती मुचलका भी साथ जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आजम सवाती पर अल्लाह का बड़ा करम है, 5 करोड़ तो उनके लिए 5 लाख के बराबर हैं, इसलिए इतनी बड़ी रकम सुनकर आप परेशान ना हो, उन्होंने ये फौरन हाँ कर दी है। एक और खबर नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने ही इस सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली है और ये दूसरा समझ लें कि तोहफा है पीटीआई के लिए मुसलसल। ये जस्टिस अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल ने इस दरख्वास्त की समाअत की और तफसीलात जब पेश की गई तो अदालत ने उन्हें राहदारी जमानत दे दी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ नामालूम केसेस दर्ज हैं। पीटीआई के किसी लीडर को ये नहीं पता कि उसके खिलाफ कितने पर्चे हैं, क्योंकि वो एक पर्चे में जमानत कराते हैं तो दूसरा उनके खिलाफ सामने आ जाता है। तो ऐसा ही मामला सलमान अकरम राजा के हवाले से हुआ है। अब ज़राए का हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जो हमारे लाहौर के रहनुमा हैं पीटीआई के मियां हम्माद अजहर, उनकी भी राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया जा रहा है और इस हवाले से जो अहम तरीन दरख्वास्त है वो 3-4 वकला मिलकर तैयार कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम्माद अजहर के खिलाफ कम से कम 50 मुकदमात दर्ज हैं। बड़ी खबर नाज़रीन, अब चलते हैं NA-1 129 लाहौर की तरफ। NA 129 लाहौर का नाज़रीन जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है ज़िमनी इलेक्शन का, लेकिन चूँकि ये पीटीआई का गढ़ है, ये हल्का मियां मोहम्मद अजहर साबिक गवर्नर का पंजाब जो है उनके इंतकाल से ये नशिस्त खाली हुई है और मियां हम्माद अजहर को पीटीआई ने नामजद कर दिया है यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए। उनके साहिबजादे हैं, हमदर्दी का वोट भी होगा और साथ में ये जो नफरत का वोट है नून लीग के खिलाफ वो भी इस वक्त अपने जोबन पर है, इसलिए किसी को भी यहाँ से इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं हो रही। एक इम्पोर्टेड उम्मीदवार नून लीग लाना चाहती थी, मरी में तवील सलाह मशवरे के बाद मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने फैसला किया कि ख्वाजा साद रफीक को यानी एक बड़े हैवी वेट को यहाँ से मुकाबले पर मियां हम्माद अजहर के मैदान में उतारा जाए, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली है और कहा है कि जनाब के जो ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है वो मकामी क़यादत का ही हक होता है, इसलिए मैं ये इलेक्शन लड़ने के लिए दस्तयाब नहीं होऊंगा। नाज़रीन, यहाँ पर जो ज़िमनी इंतखाब की तारीख है वो 18 सितंबर फाइनल है, ये आपको पता चल चुका होगा क्योंकि शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 4 से 6 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। 7 अगस्त को नामजद उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी की जाएगी। 11 अगस्त तक जो जांच पड़ताल होगी, अपीलें 12 से 16 अगस्त तक, जबकि अपीलों पर फैसले 20 अगस्त तक कर दिए जाएंगे और इसके बाद सितंबर में यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग होगी 18 सितंबर को। तो नाज़रीन, ये सीट जो है ये बहुत जल्द एक समझ लें कि इंतखाबी बुखार सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में आपको नजर आएगा, फिर वही पर्चे धमकियां, लेकिन ज़राए का ये दावा है कि शायद ये ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए शहबाज हुकूमत भी दस्तयाब ना हो, क्योंकि उससे पहले ही या तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी या इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा और एक मुल्क में बड़ी बड़ी सियासी तब्दीलियां और सियासी धमाके होते हुए आपको और हम सबको नजर आएंगे। ये दावा किसने किया है?
یہ دعویٰ کیا ہے پاکستان کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض نے اپنے قریبی حلقہ عصر میں۔ ان کا بڑا پرانا دعویٰ ہے اور اس بار انہوں نے پھر دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنہ ٹاوراں دیاں بنیاداں کمزور ہون وہ اپنے وزن نال ہی ڈگ پیندے نے، یعنی جن جو بلند و بالا جو 100-150 منزلہ ٹاور نما بلڈنگز ہوتی ہیں، اگر ان کی جو بنیادیں ہیں وہ بہت دور دور تک اور بہت گہری تیار نہ کی جائیں تو پھر انہیں گرانے کے لیے کسی کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے وزن سے خود ہی کسی جانب جھکتی ہیں اور گر جاتی ہیں، منہدم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اشارہ کیا ہے انہوں نے فارم 47 حکومت کے خلاف کہ اس کی بنیاد ہی کمزور ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہباز حکومت کسی دن اچانک ختم ہو جائے گی، اور وہ جو دن ہے وہ موجودہ سال یعنی اسی سال 2025 میں ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ یہ انہوں نے بڑی پیش گوئی کی ہے اپنے قریبی حلقہ عصر میں۔ عمران خان کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان ہی ایک لمبے عرصے کے لیے اس ملک میں برسر اقتدار آئے گا، اور وہ جو لمبا عرصہ ہے وہ کم از کم 10 سال ہوگا۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ملک ریاض نے اپنے قریبی حلقہ عصر میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان 6 ماہ بعد آئے یا 16 ماہ بعد آئے، سال بعد آئے، 1.5 سال بعد آئے، 2 سال بعد آئے، آنا عمران خان نے ہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں 6 مہینے، سال، 1.5 سال کا ریلیف لینے کے لیے، جس کی 10 سال کے لیے حکومت آ رہی ہے، اس کو اپنے خلاف کر لوں، میں اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤں، مجھے کون عقل مند کہے گا؟ تو آپ جانتے ہیں ناظرین کہ ہماری جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ملک ریاض کا کتنا قریبی اثر و رسوخ ہے، کتنے تعلقات ہیں۔ جو ہمارے ریٹائرڈ اعلیٰ ترین جو جرنیل ہیں، بریگیڈیئر ہیں، میجر جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان سب کے ساتھ ملک ریاض کا انتہائی قریبی تعلق ہے، اور وہاں سے حاصل معلومات کی بنیاد پر اس نے بہت عرصہ سے شدید دباؤ کے باوجود عمران خان کے خلاف جو کیس مختلف کیسز ہیں ان میں وعدہ معاف گواہ بننے سے صاف انکار کر رکھا ہے، اور وہ اپنا سارا بزنس دبئی شفٹ کر گئے تھے۔ دبئی کی حکومت پر بھی جو ہماری حکومت اس نے سخت دباؤ ڈالا کہ ملک ریاض کو ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن ان کی حکومت نہیں مانی کیونکہ بہت بڑا اس نے وہاں پہ فائنانسنگ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ لیکن اب ذرائع کہتے ہیں کہ دباؤ اتنا بڑھ گیا تھا، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر فیلڈ مارشل جو ہے کچھ ایک گمراہ کن اطلاعات پہنچائی گئیں، اور پاکستان سے جو بہت بڑے پیمانے پر ڈالر جو ہے وہ سمگل ہو رہا تھا وہ سارا ملبہ ملک ریاض پر ڈال دیا گیا۔ حالانکہ ملک ریاض کا یوں کہہ لیں اگر اس میں قصور ہے بھی تو وہ 20-25% ہے، 75% کچھ اور وجوہات ہیں، اور وہ ناکامیاں ہیں اس حکومت کی۔ لیکن یہ جو ڈالر کا ریٹ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں 5 سے 6 روپے بڑھ گیا، یعنی 283 روپے سے بڑھ کر وہ 288-99 روپے تک چلا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں ڈالر جو ہے وہ باہر جا رہا تھا، اور اس کی دھڑا دھڑ خریداری پاکستان میں جاری تھی۔ اس پر جو پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت ہے اس نے ملک بوستان اور دیگر جو کرنسی ڈیلرز ہیں ان کا ایک اجلاس طلب کیا، اور پھر اس حوالے سے سخت اقدامات کیے گئے، جس کے بعد اب ڈالر جو ہے نیچے آ گیا ہے، 5-6 روپے نیچے آ گیا ہے، اور اس وقت پھر 283 روپے اس کا ریٹ ہو چکا ہے۔ تو اس دوران جو نون لیگ کی حکومت ہے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ اس ساری گیم کے پیچھے ملک ریاض ہے، کیونکہ جو پاکستان کی پوری پراپرٹی مارکیٹ ہے، یہاں سے جتنے بھی بڑے بڑے انویسٹر ہیں وہ اپنا سرمایہ نکال کر جو ملک ریاض نے دبئی میں اپنی اسکیم لانچ کی ہے، بہت بڑی ایلیٹ اسکیم، اس میں سرمایہ لگا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر یقینی منافع ہے اور چند سال میں سب کا پیسہ ڈبل ہو جائے گا۔ تو یہ جناب جب صورتحال پتہ ان کے نوٹس میں دی گئی کہ یہ سارا جو پاکستان سے ڈالر ہے یہ ملک ریاض کھینچ رہا ہے دبئی میں بیٹھ کر، تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے، یا ہماری فوجی قیادت ہے اس نے سخت سمجھ لیں کہ دباؤ بڑھایا، اور اعلیٰ ترین سطح پر دبئی میں رابطہ کیا گیا حکومت سے۔
हुकूमत पर, जिसके बाद दुबई की हुकूमत ने मलक रियाज से कहा कि जनाब हम पर अब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या तो आप हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से कंप्रोमाइज़ कर लें और वापस वतन चले जाएं, या फिर आप दुबई छोड़कर या मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़कर किसी और मुल्क में फ़िलहाल चले जाएं, क्योंकि हम पर दबाव अब शदीद हो गया है जिसको हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये हम पिछली वीडियो में नाज़रीन आपको बता चुके हैं कि दबाव उसी तरह बढ़ा जिस तरह दबाव बढ़ा था अरशद शरीफ जब दुबई में थे, तो उन पर भी जब दबाव बढ़ा तो उनको भी दो ही ऑप्शन दिए गए थे कि आप या तो हुकूमत पाकिस्तान के साथ डील करके वतन वापस चले जाएं या दुबई छोड़कर दुनिया के किसी और मुल्क में चले जाएं। तो उन्होंने उनसे एक गलती हो गई कि उन्होंने एक छोटे मुल्क का इंतखाब किया वहाँ से जाने के लिए, और छोटे ममालिक में हम आपको बता चुके हैं कि चाहे वो लातीनी अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, छोटे ममालिक में माफियाज का बड़ा राज होता है। तो वो कीनिया चले गए और फिर आपको पता है किस तरह उनकी शहादत का अलमनाक वाक़या पेश आया। एक गलती कह लें या कुछ टेक्निकल फॉल्ट कह लें मलक रियाज से भी हो गया है कि वो भी किसी बड़े मुल्क यानी बरतानिया, अमेरिका या किसी ऐसे मुल्क में जहाँ समझ लें कि किसी न किसी हद तक कानून की पासदारी भी है और उन मुल्कों को अपनी साख भी अजीज़ होती है, तो वहाँ जाने की बजाय वो जनूबी यूरोप के जो एक छोटा सा जजीरा है बहिरा रूम में इटली के करीब, माल्टा उस मुल्क का नाम है, वहाँ चले गए हैं ज़राए का दावा है। और वो वहाँ पे उनकी शहरियत भी है उनके पास माल्टा की। उनका बेटा भी जो मलक है, मलक ज़ैन उनके साथ है। तो ये ज़राए कह रहे हैं कि वो आर्जी तौर पर वहाँ चले गए हैं, और जब वहाँ जाने से पहले उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से गुफ्तगू की कि जनाब मैं ऐसी हुकूमत से क्यों कंप्रोमाइज़ करूं कि जो चंद माह की या साल डेढ़ साल की मेहमान है, और ऐसे शख्स के खिलाफ क्यों गवाही दूं या वादा माफ गवाह बनूं जिसने 10 साल के लिए बरसरे इक़्तिदार आना है। मलक रियाज ने इस हवाले से जो मज़ीद गुफ्तगू की वो हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि तो वीडियो लंबी हो रही है। जो हुकूमत है उसने पेट्रोलियम पर लेवी जो है मज़ीद 2.5% बढ़ा दी है। ये मुस्तकिल इज़ाफ़ा है, ये जो हर 15 दिन बाद होता है ये कमी होती है, ये उसमें शामिल नहीं है, ये अब मुस्तकिल लगी रहेगी अगले कई बरसों तक। तो ये इस हुकूमत की सूरत हाल है। तो अब आखिर में बात करते हैं कि जो पंजाब की टेल पर जो दरियाई सिंध के कच्चा एरियाज में अगवा बराए तावान गैंग सरगर्म है, उन्होंने कल रात एक खौफनाक वारदात डाली। और जो नवाज़ाबाद थाना है, पंजाब की आखिरी तहसील है सादिकाबाद, उसका वो थाना है, वहाँ की एक चौकी थी, उस चौकी पर हमला किया जहाँ पर 7 अहलकार तैनात थे। मुकामी ज़राए कहते हैं कि रात 12-1 बजे के करीब उन्होंने इस चौकी को अचानक घेर लिया, रॉकेट लॉन्चरों से, दस्ती बमों से और मशीन गनों से, LMG से वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की और वहाँ पर वो जो पुलिस के 5 जवान शहीद हो गए और 2 शदीद जख्मी हैं। शोहदा में 2 कांस्टेबलों का ताल्लुक बहावल नगर से है और 3 का ज़िला रहीम खान से, 1 का खानपुर से ताल्लुक है, तहसील खानपुर से। तो ये अंधोनाक सानहा था। आज जो IG पंजाब है वो भी वहाँ पुलिस लाइन जो ज़िला रहीम खान में पुलिस लाइन्स है वहाँ पर वो गए हुए थे। उन्होंने इज्तिमाई नमाज जनाजा में शिरकत की, हर आँख अश्कबार थी। लेकिन जो इंकशाफ हुआ वो बहुत खौफनाक है। और जो वीडियोज़ उस पुलिस चौकी की आई हैं, पुलिस पिकट की, जिसे शेखा पिकट कहा जा रहा है, इसी तरह का नाम है, तो वहाँ की वो सिर्फ मिट्टी का एक ढेर है और एक ऊपर टीन की जैसे छत होती है साए के लिए। यानी अरबों रुपए का बजट अगवा बराए तावान से निमटने के लिए हर साल हुकूमत मुख्तस करती है और हर ऑपरेशन में करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा होता है। और उस पिकट की हालत ज़ार देखें, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो आज खुद मौका पर जाकर उस पिकट का मुआयना करें और मुकामी लोगों से बात करें, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बड़ी ये गफलत है कि इतनी सस्ती जान नहीं है हमारे उन जवानों की, पुलिस के हों या फौज के, कि उन्हें आप इस तरह बेयारो मददगार ऐसी जगह पर सारी रात या सारा दिन बिठाए रखें जहाँ पर ना छाँव का मुनासिब इंतज़ाम है और न ही जो दुश्मन की रॉकेट लॉन्चर हैं, जो अगवा बराए तावान गैंग्स हैं, भारी असलहे से वो लैस होते हैं,
مشین گنیں ہوتی ہیں ان کے پاس، طیارہ شکن گنیں ہوتی ہیں ان کے پاس، جن کی گولی جو ہے وہ چھوٹی موٹی دیوار بھی پار کر جاتی ہے، تو وہ تو انہوں نے صرف کچی مٹی کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ لیں ان کا مورچہ ہے۔ انتہائی افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا اور اس میں پنجاب پولیس کے حکام کی سخت غفلت ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ ناظرین اسی طرح کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔